ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? कल वाले हमारा एग्जांपल कंप्लीट करें, इसका पार्ट सी रहेगा। तो कल से रिलेटेड कंप्लेन करेंगे किसी, रिवाइज हो गया थी कल वाला? जी सर। नहीं सर, क्यों अज्यूम कर सकते हैं हम? उसने ये भी तो नहीं कहा कि सारा ही बच गया। आप बताएं, क्या पूरा महीना गुजर गया, सारे ही बच गए? तो ये भी तो हो सकता है सारा बिक गया। तो जब दोनों ही हो सकते हैं तो आपने क्या अज्यूम करना कि सारा बिक गया? स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन होगी तभी हम अज्यूम करेंगे कि बचा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन क्या है कि चीजें बनती हैं, बिक जाती हैं। हाँ, बची भी हो सकती हैं अगर बताएं। ठीक, चलें सर जी, सी पॉइंट के एंगल से जरा वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान से डाटा से वर्किंग कर रहे हैं। हो सकता है आपको महसूस हो रहा हो जो हम बहुत स्लो स्लो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये है, स्लो कर रहे हैं तेज कर। इसकी वजह ये है सर जी, गेम बस एक आध दिन में बड़ी सीरियस हो जानी, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अपने सामने क्वेश्चन गाड़ी रखें। थर्ड स्टेटमेंट में बाय प्रोडक्ट एंगल से क्या करना है, ये आपने करवाना है कंटिन्यू। बाय प्रोडक्ट एंगल से 3 ट्रीटमेंट्स डिस्कस हो रहे हैं, तो थर्ड में क्या अज्यूम करना? डिडक्शन फ्रॉम, बोला करें कंडीशंस, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। और द मंथ ऑफ जुलाई। सब हेडिंग लिखिएगा, पहले लिखवाते रहिए और देन नोट करते रहिए। यही सर, सिर्फ बताएं बस, किस किस के लिखो। डाटा देखिए वही फिगर से, बस उसमें जो चेंज आ रहा है थोड़ा। एक्स एक्स क्या सेल सेम रहेगी? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 80%, वो तो हो गया बात। फिगर इज 1,15,000 200 वाई बाय 38,400। क्यू का क्या कमी है? सीरियस नहीं सर, क्यू ने अब रेवेन्यू भी नहीं बनना, अदर इनकम भी नहीं बनना, उसका क्या होना है वो देखना है आपको। इसका टोटल कर दें सर, टोटल कर दें जरा सर। 153,600। जस्ट एक हफ्ते बाद क्लासेस एक फॉर्मेलिटी बनना शुरू हो गई। अगर आ भी रहे हैं तो टहलते हुए, फॉर्मेलिटी सी है, बेहतर है ना ही आया जाए। अगर आ गए हैं तो अब बैग खोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम महसूस हो रहा है, थक गए आते हैं। बस एक सेकंड में सेल के बाद सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओपनिंग स्टॉक किसका सर जी? टैक्स लगा के आगे बढ़े। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट पता है और लिखना छोड़ दो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दिस क्वेश्चन? 1 लाख बेटा गिवन है, 1 लाख गिवन है, 1 लाख एज इट इज, 1 लाख एज इट इज, 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है गिवन है। बस अब बाय प्रोडक्ट वाला ट्रीटमेंट है, मतलब जो थर्ड हम कर रहे हैं, एक एंट्री जरूर बोलना है
1000 of cash receivable debit, okay. Manufacturing cost, joint manufacturing cost credit. So credit means plus हो जाएगी minus हो जाएगी. So rather than revenue or other income, third possibility is manufacturing cost से net off कर. So therefore net manufacturing cost is 99,000. लिखें. नेक्स्ट हेडिंग लिखें. अब क्या होना? क्लोजिंग स्टॉक. अपना क्लोजिंग स्टॉक के लिए शायद वर्किंग नहीं वर्किंग हो चुकी है. नहीं क्या क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ना करें सर. रुक जाए बस रुके. हेडिंग लिख रुके. क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज तो नहीं कहीं आएगा? क्यों आएगा? वर्किंग वन नहीं करना. वर्किंग वन बड़ा प्लीज टाइम पे आएगा. क्या कर रहे हैं? अगर कभी क्लास का टाइम चेंज कर ले मुझे तो बता दो. मेरा मानते नहीं, अपना बताते नहीं. हर रोज क्लास में आगे ऐसे देखते हैं मुझे 15 मिनट पहले शुरू कर लिया. वर्किंग वन सर जी प्लीज सीरियसली देखें. मेथड पता वही है. सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड. एलोकेशन उसी तरह होनी है. तो प्रोडक्ट्स एक्स एक्स और वाई वाई हैं. यूनिट्स प्रोड्यूस सेम है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम. अब 1 लाख रुपीज तो फिर एलोकेट नहीं होगा. अब 99,000 रुपीज एलोकेट होगा. तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का प्रोपोर्शन बदल जाएगा. अमाउंट चेंज हो जाएगी. सॉरी, अब टोटल बदलने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एलोकेशन चेंज हो जाएगी. और देन जरा नीचे देखें टेबल पे. हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तक पहुंचे कैसे थे? इन्हीं फिगर्स ही बेस पे पहुंचे थे. तो अगर वो फिगर्स चेंज होंगी तो अकॉर्डिंगली फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बदल जाएगी. तो किस अमाउंट के बदलने से हमारी ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट चेंज हो रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब 1 लाख नहीं रही, वो नेट ऑफ होकर 99,000. तो टेबल यही रहेगा लेकिन अमाउंट्स चेंज होने से एलोकेशन बदल जाएगी. आए करें प्लीज. तो खुद से ट्राई करेंगे जरा जेन में कॉलम लाकर. बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी है कि जब भी कभी वर्किंग्स हो रही हो तो आपकी फुल पार्टिसिपेशन हो. जज्बाती होना रिक्वायर्ड है एट द वेरी राइट मोमेंट. एक्स एक्स लिखे मेरा भाई पहले कॉलम. अब वर्किंग नंबर 2 बनेगी. पहली वन स्टार्टिंग पॉइंट यानी कॉलम्स के नाम लिखते बस नाम बोला कि प्लीज. यूनिट प्रोड्यूस्ड अपने आप को जरूर सुनाए. ठीक है मुझे ना बता लेकिन अपने आप को सुनाए. अब क्या लिखते हैं? सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट ऑफ करनी. तो सेल प्राइस पर यूनिट 24 and 12. Sale values. Sale value of production. Production cost allocated to number of units produced taken on the basis of sale values. 144, 48. So rather than allocating 1 lakh rupees, 99,000 rupees allocated. करें माइंड. ये जरा दरवाजा बंद कर देना. कर ले सबको करना. यूज कैलकुलेटर. टोटल वही है 192,000. फिगर्स तो सही सॉल्व करेंगे. क्या फिगर्स भेज जा रही है? 1,44,000 divided by 192,000 multiplied by 99,000.
74,250 जो लोग एलोकेशन कर ले वो फाइनल करें सर। स्टॉक की वैल्यूएशन तक पहुंचे, मैं लिख लेता हूँ ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब नेट होने से एक्स एक्स और वाई वाई का शेयर ऑफ कॉस्ट चेंज होगी। तो स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की थी? 74,250 is now cost of reducing 6,000 units of XX. 80% quantity sold, 20% is at 1200. ठीक है जी, वर्किंग में कोई मसला तो आपको समझ आ रहा है प्लीज प्रॉपर? क्या आंसर है? 14,850 and 4950. 19,800 को यूज करें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को और स्टेटमेंट फाइनल करें। वर्किंग नोट होगी, स्टेटमेंट फाइनल करें सर। 19,800 अगर क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट सिलेक्टिव वर्किंग थोड़ा सा बता दिएगा जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सॉल्व करें सर। 99,000 माइनस 19,800, 79,200 revised cost of sale, gross profit 744,00, अदर इनकम लिख रहे क्यों नहीं आना? नहीं यार, अदर इनकम नहीं यार, रेवेन्यू में नहीं लिखा तो अदर इनकम नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ की बजाय वो कहाँ आ गई है? रिकवरी वैल्यू पर बाय प्रोडक्ट कहाँ कहाँ की बजाय कहाँ हमने ले ली है? तो ठीक है बेटा, यही पे फाइनली और कुछ भी नहीं है, यही नेट प्रॉफिट है। आई मीन फिगर्स की बेस पे भी तो आपके साथ डिस्कशन रखता हूँ, तो ये फिगर्स की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो इकट्ठे हो गए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो तीन तरीके हैं सर बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू के। नंबर 1 रेवेन्यू बना लें, नंबर 2 अदर इनकम बना लें, और नंबर 3 रिडक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इस थर्ड केस में 1000 को रादर देन के सेल क्रेडिट करते, रादर देन अदर इनकम क्रेडिट करते, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से क्रेडिट कर लिया। ठीक है जी प्लीज। अब सभी कहेंगे अपने जरा ये प्रॉफिट्स जो है तीनों सिचुएशंस में, इनका जरा कंपैरिजन करना। फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट देखिए जरा, प्लीज जरूर देखिएगा, साथ साथ सीखा। फर्स्ट एंड सेकंड इनकम स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट आ रहा था सेम, दैट इज 74,600। इस तरह की बातें सही फाइनल करें। सिर्फ बेटा हुआ क्या था फर्स्ट और सेकंड में कि 1000 रुपीज जो थे वो सेल्स में से निकाल के हमने अदर इनकम में प्लस करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट रिमेन्स है। ठीक है,
अब आपके सामने काइंडली जरा फर्स्ट टू मेथड्स की इनकम स्टेटमेंट रहे और मेरे साथ आपने जरा बोर्ड पे देखेंगे थर्ड इनकम स्टेटमेंट। प्लीज आप सामने फर्स्ट टू मेथड्स ही रहने चाहिए। यहाँ आपने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड में बनाई मीन्स आपके सामने मीन्स आपके रजिस्टर में, ताकि आप जरा कंपैरिजन मेरे साथ। अब देखिए जो थर्ड इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई उसमें प्रॉफिट हमारा 200 रुपीज ज्यादा है या कम है? देखें जरा फिगर्स जस्ट थोड़ा सा 74,400 कम का प्रॉफिट है यहाँ, और पहले हमारा प्रॉफिट आ रहा था 74,600। ठीक है, तो 200 रुपीज से ये प्रॉफिट कम हो गया। तो आखिर क्या वजह है कि ये कम हो गया? नहीं सर, ये कुछ भी नहीं होगा। क्या वजह है कि ये कम हो गया? सर जी मौका दे दें, आवाज चेक करूँ तो मेरी आवाज रीजनेबल आती है। सर जी एक मिनट है सर, मैं सर सीक्वेंस में चले, कोई मैंने एक्स और वाई की सेल में चेंज किया हो, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ चेंज किया हो, मैंने यहाँ से 1000 माइनस किया है, लेकिन अब बेटा अगर इसका फर्क होता तो फिर तो प्रॉफिट 1000 से चेंज होना चाहिए था। तो ये इशू नहीं है, तो और से मेरे वर्ड सुनिएगा। मैंने सेल क्रेडिट करने की बजाय, अदर इनकम क्रेडिट करने की बजाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट की, किया मैंने क्रेडिट ही है, और इनकम स्टेटमेंट मैंने इफेक्ट भी दिए। वह सिर्फ क्या है, आपने क्लोजिंग स्टॉक्स को जरा सर्कल लगाए उधर उधर अपने अपने आपके पास दोनों मेथड्स में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 20,000 रुपीज बनेगी, और मेरी इस इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 19,800 बनी। तो आपके स्टॉक्स में और इस स्टॉक में 200 रुपीज का डिफरेंस है। तो क्या स्टॉक्स का कोई प्रॉफिट पे इफेक्ट होता? देखिए एलोकेशन जब हमने की है तो गौर से मेरे वर्ड सुनेगा, ये लास्ट एलोकेशन की हमने 1,000 रुपीज को अपनी इनकम्स में ऐड करने की बजाय एक्सपेंसेस में से नेट कर दिया, तो इसका प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनकम बढ़ा लें या कहूँ एक्सपेंसेस कम कर लें, तो क्या नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट सेम ही होगा? सोचिए एक मिनट, 1000 रुपए से इनकम बढ़ा लें, उससे क्या होगा? प्रॉफिट 1000 से बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूँ एक्सपेंसेस में से 1000 कम करना, तो एक्सपेंसेस कम होकर प्रॉफिट हुई, तो 1000 रुपीज का फर्क नहीं पड़ा। 1000 रुपीज के चेंज होने से स्टॉक्स की वैल्यू में चेंज है, वहां 99,000 होने से, एलोकेशन में अमाउंट्स कम होने से अल्टीमेटली हमारा स्टॉक 20,000 की बजाय 19,800 हो गई। तो जितने रुपए से आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है, उतने ही रुपए से आपका थर्ड मेथड में प्रॉफिट कम है। तो क्लोज स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के प्रॉफिट्स पे कोई इम्पैक्ट होते हैं सर? सारी होते हैं सर। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट मीन्स अपने पास देखें, जब ओपनिंग आएंगे इंशाल्लाह आपको याद कराऊंगा, अपना देखें आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा या कम है? आप आपका 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 अपने रजिस्टर में 20,000 की बात करो, आपके रजिस्टर में 20,000 खुला, तो आपने 20,000 माइनस किया है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा माइनस किया, तो आपका प्रॉफिट कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। और मैंने बोर्ड पे देखें थर्ड मेथड में जब 200 रुपीज से क्लोजिंग स्टॉक कम माइनस किया तो प्रॉफिट भी कम हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, प्लीज इतना मान लीजिएगा, फिर डेफिनेटली जब जरूरत आएगी तो सब ओपनिंग वगैरह भी डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी लाइन लिखकर जरा कंक्लूजन फाइनली। अब डेफिनेटली जो हजरात जरा इंट्रो से और मुस्तस्ना है वो जरा चंद दिन और जरा वहां डिटेल में बहस करें, तो फिलहाल जरा यहाँ लिख लीजिएगा। The profit is the profit of C requirement is less by rupees 200 as compared with the profit of C requirement. Profit of C requirement is less by rupees 200 as compared with A and
बी रिक्वायरमेंट ड्यू टू ड्यू टू reduction in closing stock by rupees 200, decrease in closing stock by rupees, reduction in closing stock by rupees 200, और ब्रैकेट में लिखना क्लोजिंग स्टॉक एज, इतना तो है ना ज़हन में। कौन सा रिलेशनशिप विद प्रॉफिट, क्या मतलब अदर टैग? क्लोजिंग स्टॉक का क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हुआ है तो आपके प्रॉफिट की अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक के रुपीस कम हुआ है तो आपका प्रॉफिट कम हो। अब ये जरा फाइनली बता दें, अपना जरा आंसर देखें सी रिक्वायरमेंट का, कि क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कम क्यों हुई? देख लें जरा सही तरह, देख के सही वर्ड बोला। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट 200 रुपए कम हुई, वैसे क्यों? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 99,000 हो तो उसका फिर इम्पैक्ट आने। ठीक है जी, बारे में क्लियर है सर? तो समझ आ गई प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। आपके पास जब 20,000 क्लोजिंग स्टॉक था तो प्रॉफिट आ रहा है 76,000 और क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपीज से कम होने से आपके पास प्रॉफिट 200 रुपीज से लेस हो। एनी कंफ्यूजन सर? सर हम ये कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट का जो मार्जिन उसकी प्रॉफिट की वजह, बाय प्रोडक्ट ने जो किया है वो क्लियर होना चाहिए। बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू ने 1000 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट कम की है बस, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने से पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई। पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने से 1200 यूनिट्स की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे वो फैक्टर, लेकिन ये भी फैक्टर नहीं है जब इसने, चलिए अब अगर बात कर रहे हैं आप तो मेरे ख्याल लेट्स मेक एन एफर्ट अपनी दोबारा 20,000 वाली इनकम स्टेटमेंट से। ये जो डिफरेंस है ये टेम्परेरी है। अपनी 20,000 वाली इनकम स्टेटमेंट देखें कि आपको पता है जो इस पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बनना है। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट्स के मुताबिक 20,000 ओपनिंग बनेगा सर, ये ऐसे ही बनेगा सर। और अगर सी इनकम स्टेटमेंट के एंगल से देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक अगले पीरियड में 19,800 बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक्स के प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। अब जरा हिम्मत कीजिएगा थोड़ी देर, आप 20,000 अगर लेंगे, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक 20,000 होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो अगले पीरियड में प्रॉफिट 200 रुपीज से कम हो जाएगा और यहाँ ज्यादा हो जाएगा 19,800 की बेस में। जरा हिम्मत करें, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा अगर लेंगे आप तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इस ईयर में, इस मंथ में, वो अगले मंथ में रिवर्स हो जाना। ये जस्ट स्टॉक के बचने की वजह से मसला हुआ। अगर ये सारा स्टॉक सेल हो जाता, अगर ये सारा स्टॉक सेल हो जाता, एक मिनट बोर्ड पे देखें प्लीज कंसिडरेट कीजिएगा फिर इस बात। ये 1000 का असल में इशू नहीं है, मतलब मैं कॉन्शियसली इसको तो आपको समझाने का रहा। ठीक है, 1000 का ट्रीटमेंट डिफरेंट होने से अमाउंट्स चेंज हुई हैं लेकिन स्टॉक की। तो मैं आपके सामने एक वर्किंग करने लगा, लेट्स अज्यूम स्टॉक्स ना बचे होते, अब बोर्ड पे देखना पड़ेगा आपको इसको, और कंसंट्रेशन का जरा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब डेफिनेटली इसके जो मैंने वर्किंग्स की हैं वो ऊपर 80% की बेस पे की हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स अज्यूम 154,600 इज, क्योंकि वो डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है, फिर हम अगला सवाल करते हैं।
144,600 is the revenue of the total production. Let's assume, मतलब मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि स्टॉक्स ना हो तो प्रॉफिट सेम, तो जरा कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। अगर स्टॉक ना हो, स्टॉक जीरो, ठीक है? Yes, sir. स्टॉक जीरो अगर हो तो क्या यही 1 लाख एज इट इज कॉस्ट ऑफ सेल? Yes, sir. पर ये हिम्मत कीजिएगा यार, क्या क्या जीरो होने से लाख की कॉस्ट ऑफ सेल की, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ना होने की वजह से फिर 1 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता। ऑब्वियसली प्रॉफिट 54,600 होता था, और ऑब्वियसली ये भी वैसे ही हो जाता है। ठीक है, ओके प्लीज। नीचे अगर मैं आऊं तो स्टॉक्स नहीं है, तो ये 1 लाख हो जाता। सही देख लीजिएगा, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं क्या होता था? 153,600 माइनस 1 लाख 33,600 होता है। 100 नीचे ऐड होके 100 नीचे ऐड होता सर, Yes, sir. ये 54,600 होता है। नहीं बैलेंस नहीं सेम हो गया, तो ये दो सेम हो जाते हैं, लेकिन अब सी वाला ध्यान से देखो। स्टॉक ना होता तो यहाँ फिगर क्या होता? 99। कैलकुलेटर उठा, 153,600 ही होता ना, 153,600 माइनस 99 होता फिर। Yes, sir. सर जी 99 होता, Yes, sir. क्या आंसर आता? 54,600. 54,600। तो क्या ये 54,600 ए बी सिचुएशन से अब मैच कर रहा है? नहीं मैच करा यार, वहाँ 54,400 था। Yes, sir. 54,600 ही है वहां भी, यहाँ भी 54,600। व्हाई द डिफरेंस? वहां 20,000 स्टॉक है, पहली दो सिचुएशंस में, यहाँ 19,800 है, और स्टॉक्स बचने की वजह से उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। लेकिन आई होप कि आपको ये भी एक आइडिया होगा कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पीरियड में जब ये ओपनिंग्स बनेंगे तो चीजें अगर ना बचती तो प्रॉफिट्स ने सेम ही होना था। सिर्फ क्या हो रहा है, हम 1000 को या तो रेवेन्यू बना रहे हैं या अदर इनकम बना रहे हैं, नेट इफेक्ट सेम है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि चाहे खर्चों में से माइनस कर दें, नेट इफेक्ट सेम है। लेकिन ये मैं नजर क्यों नहीं आ रहा नेट इफेक्ट सेम? क्योंकि स्टॉक्स बचे होने से, उनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाने से हमारा टेम्परेरी तौर पे ये प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है। तो आई होप कि अब ये बात कुछ क्लियर है। जी सर, अब आ जाए पेज नंबर 14 पर जरा। तो ये सभी सिर्फ ना सोचने की चीजें हैं, सोचने की प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, और अगर आप इसे सीरियस रोज नहीं लेंगे तो कुछ दिन बाद बड़ा मुश्किल हो जाना। ये क्वेश्चन नंबर 1, बुक्स आप सबके पास होनी चाहिए, आई एम अज्यूमिंग है बुक्स। ये सीबीए कंपनी प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स। मैं थोड़ा सा जरा स्पीड बढ़ा। सीबीए कंपनी प्रोड्यूसेस 3 joint products, CBN. During February, the following information was recorded. एक फरवरी के मंथ का डाटा। CBA 3 प्रोडक्ट्स, जॉइंट मटेरियल्स 5,000, जॉइंट प्रोसेसिंग 23,000। किस किस की है 5,000 23,000? अगर इन दोनों को सम कर लिया जाए, करें आप भी, तो 28,000 को क्या नाम देना चाहिए? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नहीं, क्या क्या उसने अलग बता दिया? और सर ये वो तो आगे बताया, खुद आ गई। अगर इस तरह करेंगे तो सवाल नंबर 3 भी उसने अलग बताया। मिस्टर बैर, जब भी आपको महसूस हो, अगर खुदा न खासा महसूस हो मैं स्लो, तो उसका इशू नहीं है, बस चंद दिन में जरा स्लो रह लेना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखिए मैं करता क्या। चंद दिन आपने अपनी बेस बनानी सही, एंड इट नीड्स टाइम। अच्छा जस्ट एक मिनट के लिए बोर्ड पे देखें, कंपैरिजन करें।
कल से जब वर्ड्स ये कहते हैं हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग और ब्रैकेट पर देखा क्या क्या था ब्रैकेट में, डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन। तो यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग से मुराद फिर क्या थी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कहाँ से पता चला हमें, ब्रैकेट्स देख, मटेरियल ओवरहेड्स। उबैद नहीं करिए, आ गया नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, अच्छा भला भाई पढ़ा था, जल्दी उठे। अब यह उसने क्या बताया आपको, दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इधर है, जॉइंट मटेरियल अलग बता रहा है, सही बता रहा है सर, और जॉइंट प्रोसेसिंग अलग बता रहा है। मैंने इन दोनों को इकट्ठा क्यों कर दिया, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट ऐसे। लेकिन अब यहाँ जॉइंट प्रोसेसिंग से मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या मटेरियल अगर अलग बता रहा है तो प्रोसेसिंग मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे, या मटेरियल अगर अलग है तो जॉइंट प्रोसेसिंग से ये हम लिखें कन्वर्जन। कन्वर्जन किसे कहते हैं, सर जी इस मायूसी से नहीं कहते मेरे भाइयों, कन्वर्जन किसे कहते हैं, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, और मटेरियल और प्रोसेसिंग को ऐड करके फिर क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 28,000 डन है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखा सर सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये सही करें, ठीक है साइड पर रखते हैं। जी सर सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट अपनी बुक से देखें, वो हो जाएगा। सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट किस किस की आ रही है, सीबीए की प्रोडक्ट्स। तो क्या इसका मतलब तीनों प्रोडक्ट्स को सेपरेटली प्रोसेस भी किया जाता है? यस सर। आउटपुट इन केजीज, इन किलोग्राम्स, आउटपुट किसे कहते हैं, प्रोडक्शन के लिए वर्ड है, लिखें सोचें, प्रोडक्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल, प्रोडक्शन। आउटपुट, इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, आउटपुट। ये भी ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। क्या चीज आउटपुट होती है, तो 2000, 5000, 3000 और टोटल उसका किया 10,000 केजीज। सेल्स इन केजीज, क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड में डिफरेंस हो सकता है, स्टॉक्स बचे हुए सभी गौर से देखो, 500 केजी अगले बोला, 800 केजी हिम्मत मारे आगे, 600 केजी, और फिर टोटल हो सकता है। देन सेल प्राइस पर केजी, रिक्वायरमेंट पड़े, हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द मार्केट वैल्यू मेथड, ब्रैकेट पढ़े, मार्केट वैल्यू मेथड सिंपली मींस सेल वैल्यू मेथड, और नीचे एक नोट पढ़े, सेल वैल्यू मेथड हमेशा मींस कि किस वक्त की सेल वैल्यू आपने लेनी है, सेपरेट ऑफ पॉइंट। मार्केट वैल्यू मींस सेल वैल्यू, और सेल वैल्यू हमेशा किस वक्त की, और अगर प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट में सेल ही ना हो रही हो तो फिर हमें रिवर्स वर्किंग करनी होगी हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू पे। ठीक है सर, रजिस्टर खोलना। सबसे पहले जो हमने पढ़ा इसको जरा एक डायग्राम फॉर्म में जरा एक्सप्लेन करना है, और आप क्वेश्चन का डाटा सामने रखें, चंद गुजारिशात मेरी पहले सुने फिर बनाइएगा। जी सर, ये कॉमन प्रोसेस है, प्लीज पहले देखें, देखा करें पहले डाटा देखें, आप सब अपने सामने रखें। एक कॉमन प्रोसेस है, उसमें से क्या क्या बन रहा है, सीबीए। इस कॉमन प्रोसेसिंग का खर्चा बताओ, थोड़ा सा डाटा मुझे अरेंज कर दे, जो ऊपर पढ़ा हमने उसको अरेंजमेंट कर दे। 28,000 डन है सर, जॉइंट मटेरियल जॉइंट प्रोसेसिंग। देन इसके बाद अगली लाइनें देख के बताएं, क्या सीबीए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, ये भी तो हो सकता है कि हम बेचने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो,
हम बेचने के बाद सेपरेट प्रोसेसिंग करते हैं। देख है डाटा सही था, देख कि अगर सेपरेट प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है तो ये अंडरस्टूड बात है कि हम बेचने से पहले सेपरेट प्रोसेसिंग भी करते होंगे। तो सी की सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? 8,000, बी की 5,000, ए की 2,000। आर दीज प्रोडक्ट्स सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट? क्या ये बिक रही है? वैसे प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, सेल प्राइसेस बताएंगे, बिकती तो है, लेकिन अगर सेपरेट प्रोसेसिंग का खर्चा भी है तो क्या ये सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही हैं? बनाए डायग्राम यहाँ पे। अगर कभी कोई छुट्टी हो जाए तो कवर किया करें यार, इस तरह ना करें, इन दिनों को बहुत सीरियस है। कन्वर्जन कॉस्ट, जाती प्राइम कॉस्ट, जुल्म ना करें। शुरू करो यहाँ से, शुरू करो। क्योंकि मटेरियल अलग दिया, अगर मटेरियल अलग दिया हो तो खुद सोचें फिर प्रोसेसिंग में कौन सा खर्चा है। मटेरियल का खर्चा उसने अलग बता दिया, तो अब प्रोसेसिंग मींस लेबर ओवरहेड्स व्हिच मींस कन्वर्जन। अब इन वर्ड से क्या वैसे मीनिंग होंगे? सेपरेट प्रोसेसिंग नहीं, वो तो सेपरेट, सेपरेट की प्रोसेसिंग, अलहदा होने से पहले, अलहदा होने के बाद? अलहदा होने के बाद तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, नहीं? ये नोट कर लिया? चले सर वर्किंग पर, अगर कोई कंफ्यूज है तो प्लीज देख लें। सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट सिंपली मींस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। हमारे इस तरह के वर्ड से थोड़े से इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ये चले इस तरह करें पहले, बिफोर आई स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट देख के, डायग्राम देखें, रिक्वायरमेंट देखें दोबारा, क्या फाइंड आउट क्या करना है? टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी ईच प्रोडक्ट की, वो ठीक है, फिर मार्केट वैल्यू मेथड है वो भी ठीक है। अब जरा डायग्राम देखें, प्रोडक्ट नेम आर सी डी एंड ए। अब सी की टोटल कॉस्ट तक पहुंचना, तो सी की टोटल कॉस्ट शुड बी सम ऑफ शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट, मींस 28,000 में से उसका शेयर, और क्या प्लस 8,000 भी होना चाहिए, the share of joint cost plus further processing cost, and similarly for B and A as well। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। अब आए, हमें शायद सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 28,000 का शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए बी सी बी ए रिस्पेक्टिवली से रिलेटेड कितना कितना। तो एक टेबल बना लेते, हेडिंग बना लेते, एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जब चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि सही कर रहे हो। प्रोडक्ट नेम सीबी, स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा इसको रट्टा भी ना करने लगाए वैसे, ठीक है आप कह तो सही रहे, लेकिन व्हाई नॉट यूनिट सोल्ड? हम करने का लगे, किसी को पता हम करना क्या चाह रहे हैं? विद अमाउंट जरा को बोले, हम 28,000 रुपए को
डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। व्हाट इज 28,000, व्हाट इज 28,000? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, तो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने पे आया होगा, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स पे ये खर्चा आया होगा। हाँ ऑब्वियसली अगर कुछ यूनिट्स बच गए हैं तो उसकी स्टॉक की वैल्यूएशन वैसी होगी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने की, लेकिन इस वक्त हम एलोकेशन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देयरफॉर हमें क्या ढूंढना हमेशा चाहिए? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लिखें 2000 kgs, 2000 kgs, 5000 kgs and 30,000 kgs. Sorry, 3,000. Sorry. 2000 kgs, 5000 kgs and 3000 kgs. अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता तो हम यहीं से टोटल करके प्रपोर्शन बना लेते और 28,000 रुपए को इन केजीज की बेस पे एलोकेट कर देते। लेकिन हमारा मेथड कौन सा? प्लीज सेल वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड। क्या करूं अब आगे? सेल प्राइस पर ही मैं ढूंढना 10, 6, 7। प्लीज क्वेश्चन में ढूंढा करें प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी मेरे साथ साथ ना करो। 10, 6, 7। यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? फाइनल सेल वैल्यू या सेल वैल्यू सेपरेट हो? अब डायग्राम देखें, दोबारा फाइनल करना है। क्या यूनिट्स आर सोल्ड आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस? क्या करूं? फाइनल सेल वैल्यू भी कह सकते हैं, समटाइम्स हो सकता है वर्ड कहीं देखें अल्टीमेट सेल वैल्यू, इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। पर फाइनल सेल वैल्यू मींस सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। हर एंगल से प्लीज सोचें, सही है मेरे वर्ड्स? सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड वी आर इंटरेस्टेड विद सेल वैल्यू बिफोर मींस सेपरेट अ पॉइंट। फिगर सॉल्व कर लेंगे तो 20,000, 30,000, 21,000। ये यहीं से प्रोपोर्शन बना लो सर, ये यहीं से बना लो सर। ये डायग्राम इसलिए बड़ा बनाइए कि ये हमें हेल्प करे जरा। अभी ये वैल्यूज किस वक्त की आई है? फाइनल हमने इन्हें वापस लाना है, विजुलाइज करने की कोशिश किया करें। क्या करूं? हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू कैसे निकालूं? फर्दर क्या ढूंढना? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ढूंढना 8,000, 5,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। 8, 5, 2 देखा करें बुक जिनके पास है, बुक यूज करें। 8, 5, 2 रिस्पेक्टिवली। 8,000, 5,000 एंड 2,000। अच्छा, अगर आप महसूस करें कि आप इस रो में कॉलम नहीं बन सकते तो अब ये मिशन ये नहीं कि इधर ऊपर ही पूरे करने, सफा नीचे भी है, इनके द्वारा ये कॉलम इसका भी शुरू हो सकते हैं। ये ना हो इधर ही करना है तो इधर ही करके छोड़ना, तो प्लीज काइंडली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सीन्स में। जी सर, यहाँ से क्या निकल आएगा? सेल वैल्यू एट सेपरेट, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट सेपरेट। फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 12,000, 25 एंड 19। जी सब ओके प्लीज? कोई कंफ्यूजन? यहाँ से बड़ा प्रोपोर्शन बनाए और किस अमाउंट को एलोकेट करना है। अमाउंट बोल दिया कि ताकि मुझे आइडिया हो। असल में सारी वर्किंग का मकसद 28,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। करें ज्वाइन करने करना। तो एलोकेशन करते हुए आपने यूनिट्स प्रोड्यूस से स्टार्ट करना है और ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट अगर आपने बनानी हो तो वह यूनिट सोल्ड की बेस पे हो।
प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट सोल्ड की बेस पे, लेकिन एलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। बारे ये एलोकेशन तो समझ आ गई है ना, हाउ टू यूज द कैलकुलेटर फाइनली। ओके सर, तो फिगर्स आएंगे फाइनली मैच करना है वैसा 1500 एंड 90। ये सब इस वक्त आवाज का इशू रिजॉल्व हो गया, आपका शायद मसला आ रहा था। जी ये रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या बात खत्म हो गई? टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट तक पहुंचना था हमने, तो अभी बात तो हो गई या कुछ रह गया है? हेडिंग बनाए, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सर जी क्या करें? 6000 कहाँ से शेयर आ गया? 28,000 रुपीज में से, तो क्या इसमें फर्दर भी कुछ ऐड हो रहा है? तो 6000 प्लस 8000 इज इक्वल टू कितने फाइनल? वर्किंग लिख लीजिएगा नीचे से, तो एक आध जरूर जरूर लिख लीजिएगा। 6000 प्लस 8000, सिमिलरली 12,500 प्लस 5,000, 9,500 प्लस 2,000। Finally, amounts are 14,000, 17,500, and 11,500. जी सर, और ध्यान रहते हैं सर ध्यान सर, ये तो खैर मैं बिल्कुल ही नहीं सोच सकता। अगर पहले उलट लिखा है यार, तो ये भी गलती से उलट ही लिख लेते हैं। ये सर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2, एन कंपनी आहिस्ता 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 लेवल बढ़ाते जाए। एन कंपनी बाइज Xeon फॉर प्रोसेसिंग, कंसिडरेट सर गेम थ्रू। आप ये समझ लें, यहाँ तक की जो डिस्कशन है इस क्वेश्चन में अच्छी तरह फाइनलाइज हो जाएगी। एन कंपनी बाइज Xeon फॉर प्रोसेसिंग, at the end of the processing in department 1, Xeon splits into product A, B and C. A is sold at split off point with no further processing. B and C requires further processing before they can be sold. B is processed in department 2 and C is processed in department 3. Following is a summary of the cost and other related data for the year ended 30th June 2015. तीन बड़ा डिपार्टमेंट्स बना दिए उसने, डिपार्टमेंट 1, 2 and 3। एक सेकंड के लिए जरा वापस पिछले पेज पे, शायद डाटा आपके चला गया, जरा एक मिनट वापस आइए। डिपार्टमेंट 1 में क्या हो, शायद Xeon की प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर डिपार्टमेंट 1 में Xeon स्प्लिट हो जाता है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेकंड लाइन A, B एंड C में।
ए फिर एज इट इज सोल्ड हो रही है, बी और सी की फर्दर प्रोसेसिंग है, डिपार्टमेंट 2 सिर्फ बी की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और डिपार्टमेंट 3 जो है वो सी की फर्दर प्रोसेसिंग। अब जरा आगे आते हैं। कॉस्ट ऑफ जियोन पहले रुपीस दिए हैं, स्टार्ट में रुपीस, कॉस्ट ऑफ जियोन, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और जियोन फिर डिपार्टमेंट 2 और 3 में नहीं है, वही जो प्रोडक्ट्स है वो फाइनल आगे जाए। जियोन किस डिपार्टमेंट में? अब ये जियोन यहाँ किस चीज का नाम है? रॉ मटेरियल, और एबीसी ये फिनिश गुड्स, जियोन एबीसी। देन उसके बाद फिर प्रोडक्ट एबीसी का, देन उसके बाद फिर प्रोडक्ट एबीसी का एक डेटा दिया है, ऊपर डिपार्टमेंट्स का, नीचे प्रोडक्ट्स का, यूनिट सोल्ड है, यूनिट्स इन हैंड है एट 30th जून, ठीक है। सेल के रुपीस है, अगर आपके पास सेल रुपीस हो और सोल्ड यूनिट्स हो तो हमारी यूनिट सेल प्राइस फाइंड आउट की जा सकती है अगर जरूरत पड़े तो। देयर वर नो इन्वेंटरीज ऑन हैंड एट 1 जुलाई 14, और से देखें डाटा, ओपनिंग कोई इन्वेंटरीज नहीं, पीरियड के स्टार्ट पे कोई इन्वेंटरीज नहीं, एंड देयर वाज नो जियोन ऑन हैंड एट द, जियोन का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कंसिडरेट सके, जियोन का क्लोजिंग भी नहीं, जियोन का ओपनिंग है, ओपनिंग किसी का भी नहीं, देयर वर नो इन्वेंटरीज इन हैंड, लेकिन जियोन का क्लोजिंग भी नहीं। इट मींस जितना रॉ मटेरियल खरीदा वो कंज्यूम हो गया। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है सर? All units on hand at 30th June 2015 were complete as to processing. इसका क्या मतलब होगा? All units on hand at they were complete as to, work in process तो नहीं है, क्या ये units complete है? तो ये finished goods के units हैं। M company uses market value at separate of point to allocate the joint cost. Last line underline करो। ये किस चीज का ट्रीटमेंट मिला है? जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन के कितने मेथड हैं? और जाने दे यार, उनके अभी 2 ही पढ़े, तीसरा भी पढ़ना, वो बाय प्रोडक्ट है, तो उसका फिजिकल क्वांटिटी मेथड और सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट मेथड, और उसी में वेरिएशन है। फिर बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट होती नहीं है, उसकी रिकवरी वैल्यू के 3 मेथड्स पढ़े हैं। तो इस डिस्कशन में फिर अभी ढूंढ लेते हैं कि बाय प्रोडक्ट आई है नहीं है। 12 जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए वंस अगेन कौन सा मेथड आ रहा है? सेल वैल्यू मेथड एट सेपरेट ऑफ मार्केट वैल्यू, सेल वैल्यू। रिक्वायरमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, इन वर्ड्स वगैरह सही समझना है। Okay, the market value at separate of point for product is total units produced. Market value at separate of point for product A is the total units produced. Number 2, पहले just पढ़ना, but ढूंढना पड़ना डाटा। Total joint cost for the year ended to be allocated. कुछ बातें बड़ी सिंपल ही होंगी। Third, cost of product B sold for the year ended. Cost assigned to product A ending inventory and cost assigned to the product C ending inventory. इससे पहले कि हम ये वर्किंग स्टार्ट करें, आप इससे डाटा को जरा डायग्रामेटिकली बोर्ड पे देखना जरा। मैं बना देता हूँ, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है पहले देखा करें। डिपार्टमेंट 1 है सभी, डिपार्टमेंट 1 में जोन एक इनपुट है, ठीक? ये कुछ नजर आ रहा है रीजनेबल? यस सर। जरा खुला कर दो। जियोन की प्रोसेसिंग है, आपके पास डेफिनेटली बुक है, मैं डाटा का जरूरत पड़े तो देखते रहेंगे। डिपार्टमेंट 1 में क्या क्या बन रहा है? ए, बी और सी, जियोन स्प्लिट हो रहा 3, देख लीजिएगा सही। प्रोडक्ट ए जो है ये एज इट इज स्प्लिट ऑफ पे सेल हो रही है, और साथ ही एज इट इज हो रही है सर, लेकिन बी कहाँ जा रही है? डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए।
और प्रोडक्ट सी जो है डिपार्टमेंट सी में प्रोसेसिंग। अब जरा कॉस्ट का डाटा देखें जरा, डिपार्टमेंट वाइज ऊपर दिया हुआ डिपार्टमेंट 1 to 3 का, ये भी डिपार्टमेंट 1 का खर्चा है। Xeon 96,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000, कैलकुलेटर पर गया 96 plus 14 110 110 plus what is 120,000 cost of department 1, cost of department 1 incurred for A B C respectively, so is it a joint cost? department 2 में खर्चे ढूंढे 45 है और 21 है 66,000 को क्या मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 को फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बी कह सकता हूँ। 3 का खर्चा पूरा करें 65,000 plus 49,000 is equal to 1,40,000 is further processing cost of product C in department 3। ये ठीक है डाटा, इस तरह से अरेंजमेंट करना। अब ये कोई जरूरी नहीं होता कि डायग्राम बनाते हुए सिर्फ आपने रुपीज ही लिखने हैं, क्वांटिटी भी लिखनी है। जस्ट फिलहाल हम जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, जरा क्वेश्चन को अरेंज करके फिर ये डायग्राम कैसे बनानी है ये डेफिनेटली हमारी अपनी चॉइस है। और चंद क्वेश्चन आप मुझे कर लेने दें, फिर आप जिसे जितना एक्सप्लेन करना चाहेंगे यकीनन आप कर सकते हैं। बस करें सर, तेज बढ़े, पिछले आधे घंटे से पता नहीं चलना ये बातें कर रहे हैं, यकीनन पढ़ रहे होंगे आप, लेकिन मेरी भी सुन के देखें, मैंने भी बड़ी कोशिश की है कि आधे घंटे में कोई रिलेवेंट बात ना करें। ये जो लिखिए चले जी, रिक्वायरमेंट स्टार्ट। रिक्वायरमेंट 1, कंसंट्रेशन रखनी, बात बिल्कुल सिंपल। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट for a product A's total units produced under market value of product A's total units produced for the year at separate point। प्रोडक्ट ए के एंगल से देखेंगे अगर आप तो प्रोडक्ट ए का बेटा इशू कोई नहीं, प्रोडक्ट ए सेल ही किस लम्हे हो रही सेपरेट पॉइंट, लेकिन वो क्या पूछ रहा है मार्केट वैल्यू किसकी, प्रोडक्ट ए के क्या टोटल यूनिट सोल्ड की नहीं पूछ रहा। अब जरा बोर्ड पे देखें, प्रोडक्ट ए के फिगर्स पे गौर करें, 20,000 10,000 30,000, ये 20,000 के है, प्लीज ट्राई टू नेम यूनिट सोल्ड, सोल्ड है। नीचे इसकी सेल्स दी हुई है, सेल्स रुपीस कैसे कैलकुलेट होता है,
यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 30,000 रुपए है ये मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट इज टोटल यूनिट सोल्ड फॉर द ईयर। नहीं, गलती से ठीक होगी क्या? ये जो 30,000 रुपया है ये मार्केट वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर प्रोडक्ट इज टोटल यूनिट सोल्ड नहीं है? हाँ, हमें ये फाइंड आउट नहीं करनी, हमें कुछ और निकालना है। ये यूनिट सोल्ड की मार्केट वैल्यू है और ये एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही सेल होती है। हमसे क्या रिक्वायर्ड है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर उठाएं, 30,000 रुपया लिखें कैलकुलेटर पे। 30,000 रुपया क्या है? सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इज यूनिट्स सोल्ड या प्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय, अगर मैं 20,000 करूं तो मेरे पास पर यूनिट सेल प्राइस तो आ जाएगी, जो भी आएगी। मैंने किया क्या? 30,000 रुपया सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू गेट व्हाट 1.5 रुपीज क्या पर यूनिट सोल्ड, पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट। अगर हम इस सेल प्राइस पर यूनिट को यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ढूंढ के मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व हो जाएगी? तब क्या ढूंढना रह गया? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए, लास्ट पैराग्राफ में। ओपनिंग स्टॉक्स नहीं है, फुल कंसंट्रेट, ओपनिंग स्टॉक्स नहीं है। बिके कितने ए के? 20,000। क्या कुछ बचे भी हुए हैं? क्या ये 10,000 भी बन गए हैं? क्या ये कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग? तो क्या जो बेचे हैं वो बना के बेचे होंगे? क्या जो पड़े हैं वो भी बना लिए होंगे? तो अगर बेटा मैं 20 और 10 प्लस कर दूं, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं 30,000 यूनिट्स ऑफ ए बने होंगे, 20,000 बिक गए हैं और 10,000 पड़े रह गए हैं। तो समझ आती है मेरी बात? कैसे लिखें? आए वर्किंग लिखें। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट एक कैसे? 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 यूनिट्स, ये डाटा मैंने उठाया। ओके, प्लीज क्लियर? जी सर, अब क्या चाहिए? मैं सेल प्राइस मार्केट प्राइस है क्यों? मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू सेल वैल्यू, तो सेल प्राइस पर यूनिट कैसे निकाल ली हमने? 30,000 रुपए ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 20,000 रुपीज ऑफ सेल यूनिट्स। बेहतर यही होगा कि ये जो मैं लफ्ज ये जो फिगर्स की एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ आप जरूर लिखें, लेकिन अगर थोड़ा सा बोल के लिखें तो फाइनल करें चीज। व्हाट इज 30,000 सेल रुपीज, नहीं अब जो मैंने लिए, और डिवाइड बाय 20,000 यूनिट सोल्ड टू गेट द सेल प्राइस पर यूनिट 1.5 था। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जी अब क्या करें? 30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रुपीज पर यूनिट से सोल्ड इज इक्वल टू 45,000 rupees is market value at split of point for product A's total units produced for the year. नहीं बनी बात? ये मुझे जरा मिटानी है, जरा रिक्वायरमेंट जो मैं सॉल्व करूँ मुझे जरा स्पेस दोबारा क्रिएट करनी, पहले साथ साथ लिखते रहिए।
ये सारी समझ आ गई प्लीज? ये कंफ्यूजन तो नहीं? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। ये बता दूंगी, बताइए 45,000 वही है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर हेडिंग बनाई है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की मार्केट वैल्यू, इसमें तो क्वेश्चन को करनी लागत। अगर वो है, ये है, तो ये मल्टीप्लाई तो वो है। जी सर, जी सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़े सर। टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर द ईयर टू बी एलोकेटेड, क्या हम ऑलरेडी कहीं कैलकुलेट कर नहीं चुके? सर, टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर द ईयर फॉर द एंडेड 30 June 15 टू बी एलोकेटेड हम ऑलरेडी कहीं कैलकुलेट कर नहीं चुके सर? अपनी डायग्राम देखें सर। क्या डिपार्टमेंट 1 में जो खर्चा है ये टोटल जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड नहीं है? ये किस में एलोकेट होना? ए बी सी। एक छोटी सी वर्किंग बनाने उसने डिपार्टमेंट पूछिए तो इसका जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। तो किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट जो एलोकेट होनी? डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ दी देखो 96,000, डायरेक्ट लेबर 14,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000। अब उसने एक रिक्वायरमेंट के तौर पर पूछा, इसके मतलब लिख के प्लस कर रहा हूँ 120,000। ये मिटा दूं प्लीज, लिखे। जी सर, रिक्वायरमेंट थी cost of product be sold, underline करें, cost of product be sold for the year ended। सिंपल ट्रांसलेशन करनी तरह से, cost of product C, product B sorry, sold for the year, ये किन की बात है? यूनिट सोल्ड 30,000 ढूंढने का, इन 30,000 यूनिट्स की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या अगर हमें यूनिट सोल्ड की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट है कितनी, किस प्रोडक्ट की। तो डायग्राम गौर से देखो, बी को बनाने में खर्चा कहाँ कहाँ आएगा? प्रोडक्ट ए जो है वो तो स्प्लिट पॉइंट पे सेल हो रही है, तो उसमें तो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट का ही शेयर आना है, लेकिन बी की टोटल कॉस्ट पहले पता चलेगी तो फिर यूनिट्स की कॉस्ट आएगी। तो बी की टोटल कॉस्ट शुड बी सम ऑफ शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट incurred in डिपार्टमेंट 1 प्लस 100% कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2, क्योंकि उस डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेसिंग वही बी की रही। तो क्या अभी स्टेज पे आके हमें कहीं एलोकेशन तो नहीं करनी पड़नी? आ जाए एलोकेशन की, हेडिंग वही बना ले जो उसने रिक्वायर की है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी यूनिट सोल्ड। डिपार्टमेंट 1 में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 में जो एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं उनमें से भी कुछ शेयर प्रोडक्ट बी पे जाना है, तो देयरफॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट।
What is the method of allocation of joint costs in this question once again? Sale value it's split off. मेरे साथ करें, साथ मीन्स पहले करवाएं बाद में लिखिए। ये प्रोडक्ट नेम ना करें सर, अब सीरियस हो। प्रोडक्ट नेम डिपार्टमेंट 1 2 3 तो नहीं कहीं पुराना खास। प्रोडक्ट नेम ABC। नेक्स्ट कॉलम किसका बनाऊं, छोड़ दे लिखना। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ढूंढने पड़ने हैं, एक तो ढूंढते बाकियों के ढूंढने दोबारा, एक की तरह दोबारा है। कितने सेल हुए थे, कंसंट्रेट 12, कितने बच गए हैं, बने कितने होंगे 30। बी बहुत गौर से देखें, बी के बिके कितने हैं 30 बिके हैं, पड़े कितने हैं, ओपनिंग कितने थे, नहीं मतलब ओपनिंग भी नहीं थे, ओपनिंग स्टॉक्स भी नहीं। तो 30 बिके कैसे हैं, क्या 30 ही बने हैं, स्टॉक भी तो बचा हुआ नहीं यार, बी का स्टॉक नहीं बचा हुआ, तो कितने बन के बिक गए हैं। यहाँ तो मैं 30 लिख रहा हूँ बी के सामने, वो इस वक्त क्या सोच के लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन या सेल, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन लिखना, और बाय प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल, क्योंकि स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक्स न थे न है, जो बने बिके लग रहे हैं। सी फाइनल करें कैसे, 55 जाने नहीं यार, तो जाली के कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेटर अलाउड है सर, 55 नहीं मेरे भाइयों, ना करें ना करें। 45 जमा 15 अपने सामने सर यूनिट्स 60, ये ठीक है बेटा, सबको क्लियर। तो 30,000 एंड 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, लिख। बेटा प्लीज ऐसे काइंडली, अभी दिस इज नॉट द एटीट्यूड, क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 और आप पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट 1 में जियोन सेपरेट हो जाता है ABC में, और डिपार्टमेंट 2 में B बनता है और डिपार्टमेंट 3 में C। तो द ओनली डिपार्टमेंट वेयर द जॉइंट कॉस्ट इज इनकर्ड इज डिपार्टमेंट 1। इसका कैसे बात बनेगी, साथ साथ क्वेश्चन पूछे कि नहीं क्लियर हुआ। अब क्लियर प्लीज, डिपार्टमेंट 1 इज ओनली फॉर 3 products and the 2 and 3 is for separate processing of product B and C respectively. Please try to work. Okay जी सर। अब सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढनी है, कौन सी प्रोडक्ट की हमने सेल प्राइस पर यूनिट ऑलरेडी ढूंढी हुई है, किस तरीके से ढूंढी थी जरा बोल दें। 30,000 रुपीज ऑफ सेल डिवाइड बाय 20,000 यूनिट सोल्ड, ये सबको क्लियर है कैसी आनी चाहिए। तो 1.5 अगर बेटा ऐसे आया तो क्या बी और सी के लिए आप वैसे वर्किंग नहीं कर सकते। अब इससे अगर थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन कर ले जहां वर्किंग हो रही है। 1.5 कैसे है, 30,000 सेल्स डिवाइड बाय, खुले खुले कॉलम बना ले चाहे नीचे फिर जगह यूज करती है, डिवाइड बाय 20,000 यूनिट सोल्ड। तो एक आध जरा और लिख लें, 96,000 रुपीज ऑफ सेल और बी एंड डिवाइड बाय 80,000। सॉल्व सारे करें लेकिन कम से कम एक दो वर्किंग्स लिख लो, ये 3.2 हो जाएगी शायद, और 3.15 सर जी, सेल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड करना, अब 60,000 से ना डिवाइड कर दीजिएगा, 3.15 मेरा ख्याल आता है उसके बाद यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करेंगे। डन से जॉन स्टूडेंट से कर लिया बेटा। जी नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाएगा, सेल वैल्यूज आएंगे ना, नहीं सर जी ना करें ऐसे, अभी पहले सेल वैल्यूज निकलेंगे। सेल वैल्यू कैसे, 30,000 1.5 45,000
30,000 into 3.2, 96,000. 60,000 into 3.15, 189,000. Units multiplied by sale price per unit. Okay, okay sir. अब अपनी डायग्राम देखें जरा, एक मिनट यहाँ रुको ना अपनी डायग्राम। मेरा ख्याल ये है, प्लीज लुक एट योर डायग्राम, कि ये प्रोडक्ट ए के एंगल से सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ ही है, लेकिन बी और सी के एंगल से ये फाइनल सेल वैल्यू है, ऐसे ही। तो ए इज सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट ए। प्लीज डायग्राम। लेकिन बी और सी इज सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो देयरफॉर उसकी फाइनल सेल प्राइस है। तो मैंने ऊपर हेडिंग में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए के लिए स्प्लिट ऑफ ही की है और बाकी के लिए फाइनल है। तो अगर आप लिखना चाहें तो ए बी और सी के लिए फाइनल लिखेंगे आप, और ए के लिए एट स्प्लिट ऑफ ही लिखेंगे। ठीक है, क्या मुझे कोई और वर्किंग भी करनी है अभी? एज इट इज कंपेरेबल नहीं है, ए स्प्लिट ऑफ पे है, उसका फर्दर कुछ नहीं करना, लेकिन बी और सी को हमें हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ओके सर, क्या करूं, कौन सा कॉलम बनाऊं? फर्दर प्रोसेसिंग का, बोर्ड पे देखें। फर्दर प्रोसेसिंग एंगल से किस प्रोडक्ट के आगे डैश ही आएगा? ए के। अब दोबारा डायग्राम देखें, प्लीज देखें, ध्यान से देखें। बी की फर्दर प्रोसेसिंग का कहां से पता चलेगा? क्या डिपार्टमेंट 2 का सारा खर्चा बी की फर्दर प्रोसेसिंग पे आया है? तो व्हाट इज 66,000 रुपीज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी? व्हाट इज 114,000 रुपीज further processing cost of product C? If the sum of the products are sold at split off and some are not, then अभी तो एक दिन पुरानी बात है, then वही then रहने दे, इंग्लिश में रहने दे then, लेकिन गेम चलाने then। फाइनल कॉलम कौन सा बनेगा? सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ। हाइपोथेटिकल लिखना ठीक है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिर्फ बी और सी के लिए होगा, ए की ये एज भी सेल वैल्यू है, तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। आप डेफिनेटली इतनी इन कॉलम्स को एक्सप्लेन करना चाहें वो आपकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सब कुछ नहीं भी लिख रहे तो पता जरूर होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जी डन है सर। तो 45,000 बेटा एज इट इज आ गया। 30,000 कैसे? 96,000 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग, 189 माइनस 144, 75,000। कि अब यहां से प्रोपोर्शन बन के आप एलोकेशन कर सकते हैं। किस अमाउंट को एलोकेट करने के लिए ये सारी स्टोरी चल रही है? अमाउंट पूरी बोलिएगा, पूरी अमाउंट। 120,000 is to be allocated between the products A, B and C on the basis of sale value, market values at split off point. Your 100% concentration is required. अब जहां भी हैं कंसंट्रेशन 100% होगी तो ये बात बननी है, वरना सवाल हमारे सिर्फ यही रह जाने हैं, ये कहां से आया, वो कहां से आ गया, ये कैसे आया और ये कैसे आया, और ये यूजलेस सवाल आप। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सभी साथ साथ है। बताइए डायग्राम काइंडली प्लीज देखें, ऐसे नहीं करें। जहां से 66,000 आया बेटा डायग्राम में, वहीं से 114,000 आया। ठीक है, 66,000 प्रोडक्ट बी की फर्दर प्रोसेसिंग, और देन बेटा 114। प्लीज जहां जहां मैं लेके जाएगा डायग्राम देखें, यहाँ देखें, वहां देखें, प्लीज साथ साथ चला करें। ये एलोकेशन रिकॉर्ड है साथ। ठीक है,
टोटल क्या बना 150, तो 45,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 120, 36,000, 24,000, 60,000। कोई एक आध वर्किंग फॉर एग्जांपल 36 की अगर लिखूं, से बना 45,000 डिवाइड बाय 150,000 इंटू 1। ये आंसर उसकी वजह एक ये भी है कि आप उतने संजीदा नहीं जितने होना चाहिए। कभी कभी आते हैं क्लास में, कभी कभी वर्किंग करते हैं क्लास में, और परेशान हर वक्त रहते हैं, तो ये तो फिर होता है सर। जी डन है सर। अब 5 मिनट भाई हमारे पास है, आपका सारा ध्यान क्वेश्चन कंप्लीट करने में होना चाहिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट 3, प्लीज रिक्वायरमेंट पढ़ो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। जी सर जी, मुझे जरा प्रोडक्ट बी सोल्ड की टोटल पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक नेक्स्ट हेडिंग लिखें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, पहले टोटल करवा दें, फिर वो भी देखते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ। टोटल कॉस्ट कैसे निकालना? बी बी शेयर ऑफ, वर्ड सही बोलना है, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब ये चीजें मिलती हैं, बेस्ट तरीका ये है टेप अपनी डायग्राम देखा करें, मेरे नजदीक ठीक ठाक वो हेल्पफुल है। 1,20,000 रुपया था डिपार्टमेंट 1 का, उसमें से बी को शेयर कितना मिला, वो हमारे टेबल में आ रहा है 24,000, तो 24,000 इसे मिला डिपार्टमेंट 1 से, और प्लस उसका आगे कौन सा खर्चा जो डिपार्टमेंट 2 में हुआ है, टोटल आ गया 1 लाख, सॉरी टोटल हो गया 90,000। व्हाट इज 90,000? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी। रुके यहाँ लिख के, अब सर ये जो उसने क्वेश्चन पूछा ना आपसे, वो सही समझिएगा। ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, आप पहले दोबारा अपना टेबल देखें। ये मुझे स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ये बताएं 90,000 कितने यूनिट्स की कॉस्ट आई? क्या यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड और यूनिट सोल्ड सेम है? हमेशा नहीं इस केस। तो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, 90,000 डिवाइड बाय तो 30, वो वाला कर रहा हूँ जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, लेकिन इनटू 30 भी दोबारा कर रहा हूँ, कौन सा वाला? डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 और डिवाइड बाय 30,000 ही करता, यूनिट्स प्रोड्यूस। सोल्ड अगर 25,000 है तो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड करके कॉस्ट ऑफ सेल निकाल देता। तो डेफिनेटली ये वर्किंग यूजलेस है, 30 से डिवाइड भी है लेकिन 30 से मल्टीप्लाइड भी है, लेकिन डिवाइड किन 30,000 यूनिट से कर रहे हैं? यूनिट्स प्रोड्यूस से, और मल्टीप्लाइड बाय, तो व्हाट इज 90,000 एज इट इज? It is manufacturing cost as well as cost of sale of 30,000 units. एक सेंटेंस लिखें, it is manufacturing cost as well as cost of product these units sold. It is manufacturing cost as well as cost of these unit, cost of product these units sold. लिख के उठते उठते बैठ जाइएगा और एक जवाब देके जाना। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ और कॉस्ट ऑफ सेल सेम क्यों? क्योंकि जो यूनिट्स बने वही सेल भी हो गए, सारे सेल ही हो गए। इसके बाद 2 रिक्वायरमेंट्स रह गई, रिक्वायरमेंट नंबर 4 और 5। यहां तक समझ आ गया सबको? रिक्वायरमेंट 4 और
में आपने ए और सी की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन करनी है। ये बड़े आराम से आप सोच सकते हैं। एग्जाम्पल जो की XXY वाली, उसमें शायद यही बातें हुई हैं। तो ये बिल्कुल एक 5-7 मिनट की रिक्वायरमेंट है। अब मेरा ख्याल है कम से कम ये तो होमवर्क आज होना चाहिए। तो क्या ये हो जाएगा? करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह कल टाइम पे मुलाकात होगी। अच्छा, मैंने सोचा बेटा ये कि क्लास का टाइम 8 बजे शुरू कर दूं, मुझे मैंने 8:05 का, तो आपने 8:10 पे आना शुरू कर दिया, बल्कि 8:15 में भी गेम शुरू हुई हुई है। तो मेरा ख्याल है ऐसा ऐसा मुझे पीछे वापस जाना है। तो फिलहाल 8 ही ठीक है, 7:55 पे गेम जा रही है मुझे लग रहा है। अल्लाह हाफिज़। ये PDF में जरा यार दोबारा शेयर करनी है, जॉइंट बाय प्रोडक्ट। अल्लाह हाफिज़। जी जब इंशाल्लाह मिल जाएगी, टेंशन ना लो।